I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or or for that matter the opposition parties in parliament. 26 दिसंबर 2024 का दिन पूरे देश के लिए शोक दिवस में तब्दील हो गया, जब देर रात 10 बजे खबर आई कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया। इस खबर ने देश को वो दुख दिया जिससे निकलना आसान नहीं होगा। 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अपनी सौम्य छवि और दुर्लभ इंटेलिजेंस के लिए याद किए जाएंगे। आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं हैं, तो एक बार उनके पूरे जीवन पर नजर डालते हैं कि कैसे विभाजन की पीड़ा झेलने वाले मामूली परिवार से निकलकर वो इस देश के सिरमौर बने और देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपना कायल बनाया। मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद मनमोहन सिंह का परिवार भारत आ गया और अमृतसर में सेटल हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने पहुंचे और फिर वहां से वे डी.फिल करने ऑक्सफोर्ड पहुंचे। 1957 में मनमोहन सिंह भारत वापस लौटे। इसके बाद उन्होंने अगले कुछ साल पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाया। 1969 से 71 के बीच मनमोहन सिंह DSE-DU में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर थे। इस दौरान उन्हें सरकार में सलाहकार की भूमिका भी मिल गई। 1972 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार की वापसी के साथ उन्हें प्लानिंग कमीशन का सदस्य बनाया गया। वे 1982 तक इस पद पर बने रहे। 1982 में मनमोहन सिंह के जीवन में तब मोड़ आया जब उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। तब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। मनमोहन सिंह 1985 तक इस पद पर बने रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ समय जिनेवा स्थित एक थिंक टैंक में काम किया। नवंबर 1990 में वो देश वापस लौटे और चंद्रशेखर सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद 1991 में उन्हें UGC का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। इसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी। तब भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक दौर से गुजर रही थी। भारत का फिस्कल डेफिसिट 8% से ज्यादा पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव ने अपनी कैबिनेट में वित्त मंत्री का पद एक टेक्नोक्रेट को देने का फैसला किया। इस तरह मनमोहन सिंह की राजनीति में एंट्री हुई। वो वित्त मंत्री बने और उन्हें असम से राज्यसभा भेजा गया। उन कठिन स्थितियों में मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम बहुत अच्छे से भारतीय अर्थव्यवस्था के हालातों को समझ रहे थे। IMF भारत को कर्ज देने के लिए तैयार था, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगाना चाहता था। इन शर्तों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी कंपनियों और पूंजी के लिए और ज्यादा खोला जाना था, लेकिन सरकार में इसका विरोध था। तब मनमोहन सिंह और उनके साथ पी चिदम्बरम ने सरकार और प्रधानमंत्री को समझाया कि ये सुधार कितने जरूरी हैं और अगर उन्हें नहीं किया जाता तो भारतीय अर्थव्यवस्था रह जाएगी। इन्हीं सुधारों को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। परमिट राज खत्म कर दिया गया। इस तरह भारत की अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मोड़ा गया। 2004 में इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद अटल बिहारी सत्ता में वापस नहीं आ पाए। सोनिया गांधी और कांग्रेस लीडरशिप ने साफ छवि वाले मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। पहली बार एक ऐसा टेक्नोक्रेट प्रधानमंत्री बनने जा रहा था जिसने कभी कोई सीधा चुनाव ही नहीं लड़ा। उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने और रफ्तार पकड़ी। भारतीय इकोनॉमी 8% के आसपास की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ी। 2007 में वो वक्त भी आया जब भारतीय ग्रोथ रेट 9% पहुंच गई। मनमोहन सिंह 2008 की वैश्विक मंदी की लहरों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की नाव को पार लगाने में कामयाब रहे और भारत की ग्रोथ रेट बाद के सालों में भी अच्छी बनी रही। नतीजा ये रहा कि 2009 में फिर UPA सत्ता में वापस करने में कामयाब रहा। मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। कुल मिलाकर वे 10 साल प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद वे भारत के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले शख्स हैं। मधुर वाणी और सौम्य छवि वाले मनमोहन सिंह का नाम देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा और भरपूर आदर और सम्मान के साथ याद किया जाएगा।